हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि हाउ कैटालिसिस टेक प्लेस, यानी कि एक कैटलिस्ट किस तरह से वर्क करता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो ये जो थ्योरी आज मैं आपको करवा रही हूँ, एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस, ये एक्चुअली दो थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से एक थ्योरी तो वही है जो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, उस थ्योरी को एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस कहा जाता है। तो आप देखो कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों में फ़र्क है, इट इज़ एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस, और जबकि जो पहले मैंने आपको थ्योरी करवाई थी वो है एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैं आपको करवाई थी, मैंने एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस के अकॉर्डिंग आप पढ़ चुके हो ये कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो सॉलिड एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो सॉलिड एड्जॉर्बेंट क्या है? सॉलिड एड्जॉर्बेंट है हमारा कैटलिस्ट। एड्जॉर्ब जो रिएक्टेंट्स हैं दे गेट एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट एंड द हीट रिलीज्ड ड्यू टू एड्जॉर्प्शन। आपको पता है कि एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हम कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो फायदे होते हैं। एक तो एड्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट्स एड्जॉर्ब हो गए। दूसरा, जब एक्सोथर्मिक, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है, एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस, उससे जो हीट रिलीज होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। दैट हीट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन टू सम मोर एक्सटेंट। तो डबल उसमें फ़ायदा हो जाता है। एक कैटलिस्ट तो अपना वर्क करता ही है, दूसरा बीइंग एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब जो दूसरी थ्योरी है, जिस थ्योरी को इस थ्योरी में मिलाया गया है, वो है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैंने करवाया था, जहाँ पर मैंने एक्शन ऑफ कैटलिस्ट कहा था। ठीक है, जहाँ हमने एड्जॉर्प्शन पढ़ा था वहाँ पर मैंने आपको एड्जॉर्प्शन से कैटालिसिस होता है वो बताया था, और एक सिंपल वे में मैंने आपको कैटलिस्ट का एक्शन बताया था कि कैटलिस्ट जो है वो पाथ को चेंज कर देता है। जो रिएक्शन जिस पाथ से हो रही थी, कैटलिस्ट को यूज़ करने से वो पाथ चेंज हो जाता है, जिस पाथ में एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो ये वही थ्योरी है जिसमें कि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो कैटलिस्ट के साथ एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, और जैसे ही इंटरमीडिएट बनता है वैसे ही वो इमीडिएटली डीकम्पोज होकर कैटलिस्ट को वापस रिलीज़ कर देता है और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं साथ में। ठीक है, तो ये एक दूसरी थ्योरी है। तो हमने दो थ्योरी कौन सी की हैं? एक हमने थ्योरी की एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, जिसमें कि जो कैटालिसिस है वो एड्जॉर्प्शन के कारण होता है, कैटलिस्ट पर जब रिएक्टेंट्स एड्जॉर्ब हो जाते हैं तो होता है। ठीक है, और दूसरी थ्योरी जिसमें कि जो ये कहती है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट्स के साथ एक इंटरमीडिएट बना लेता है एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई होने के बाद, और जैसे ही इंटरमीडिएट बनता है तो वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और कैटलिस्ट जो है वो वापस रिलीज़ हो जाते हैं। लेकिन जो हमारी अब ये वाली थ्योरी है, और इस थ्योरी का नाम क्या है? एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ये एक्चुअली दोनों थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है, और इस थ्योरी का जो मैकेनिज़्म है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कैटालिसिस का मैकेनिज़्म है, आप देखोगे कि उसमें हमारी पहले वाली दोनों थ्योरीज आएंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि येस, दिस थ्योरी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अबव टू थ्योरीज। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज़्म करते हैं। इसके मैकेनिज़्म में फर्स्ट स्टेप जो 5 स्टेप्स में ये होता है। फर्स्ट स्टेप इज़ डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, रिएक्टेंट्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होकर कैटलिस्ट की सरफेस के पास पहुंच जाते हैं। डिफ्यूज़न आपको पता है क्या होता है? डिफ्यूज़न इज़ सिंपल इंटरमिक्सिंग, ठीक है, ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो सब्सटेंसेस हैं वो मूव करते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स हैं कैटलिस्ट की सरफेस के पास उनका अमाउंट कम है, इसलिए दे मूव टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एंड दिस इज़ नोन एज डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये साथ साथ मैंने आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया है। तो दीज आर द रिएक्टेंट्स, ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, एंड ये हमारा क्या है? ये है हमारा कैटलिस्ट जिस पर फ्री वैलेंसीज हैं। जो ये आप देख रहे हो,
ये फ्री वैलेंसीज हैं। सारी तो मैं नहीं कहूँगी कि सारी फ्री वैलेंसीज हैं, क्योंकि मैंने कैटलिस्ट को पूरा नहीं बनाया है यहाँ पर, तो इनमें कुछ ना कुछ फ्री वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। और इन फ्री वैलेंसीज पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो आकर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या है, मैंने रिएक्टेंट्स को थोड़ा दूर दिखाया है, आप देख रहे हो। तो रिएक्टेंट्स डिफ्यूज़ होकर कैटलिस्ट की सरफेस के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जब वो वहां पहुंच गए तो एड्जॉर्प्शन होगा सेकंड स्टेप में, सिंपल। जब कैटलिस्ट के पास रिएक्टेंट्स पहुंच जाते हैं उसकी सरफेस के पास डिफ्यूज़ होकर, तो वहाँ पर रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स का एड्जॉर्प्शन हो जाता है, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब ये होता है, तो इसको भी हम सिंपल डायग्राम से दिखाएंगे कि ये हमारा कैटलिस्ट था, ठीक है, विद फ्री वैलेंसीज। हमने इन दोनों को फ्री वैलेंसी मान लिया, और ये कैटलिस्ट है, और ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी। ये फ्री वैलेंसी पर जाकर इसके ऐड हो गए और एड्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी आपने जो पिछला स्टेप देखा, पिछला स्टेप में क्या वर्ड आया था, एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट थ्योरी की, एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिसिस, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा इस सेकंड स्टेप तक, वो हमारा उस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिसिस, ठीक है। लेकिन जो हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ रहे हैं वो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर जब रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो चुके हैं तो वो क्लोज आ गए, क्लोज आने से उनके बीच में रिएक्शन होती है और एक इंटरमीडिएट बन जाता है। इंटरमीडिएट में द प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो है ना ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैटलिस्ट के साथ अटैच्ड है, तो ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट नहीं है ये, एक्चुअल जो भी आप पूरा देख रहे हो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट का कम्बिनेशन है, जिसको कि हम इंटरमीडिएट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हेयर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हैज़ टेकन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और ये हो गया थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट कैटलिस्ट की सरफेस से डिटैच हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, जब ये ए और बी कैटलिस्ट पर आकर लगे थे तो हमने उसको बोला था एड्जॉर्प्शन। अब जब ये रिमूव हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीजॉर्प्शन। तो फोर्थ स्टेप है हमारा डीजॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, लीविंग द वैलेंसीज फ्री अगेन टू बी यूज्ड फॉर वन मोर रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो बने उनका डीजॉर्प्शन हो जाएगा, डीजॉर्प्शन होने से कैटलिस्ट की वैलेंसीज वापस फ्री हो जाएंगी, और अब ये जो वैलेंसीज हैं ये दूसरी रिएक्शन के लिए तैयार हो गई हैं। तो इस तरह से बार बार ये चलते रहेंगे 4 स्टेप्स, और दोबारा से स्टार्टिंग से रिपीट होता रहेगा, और इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा कैटलिस्ट भी काफ़ी सारी रिएक्शन को, काफ़ी सारे रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करने के लिए कैटलाइज कर सकता है, ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट मतलब वो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, थोड़ा सा कैटलिस्ट भी बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, और थोड़े अमाउंट में भी, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट के एक्शन को एक्सप्लेन भी कर देता है, इससे हमें ये भी पता चल गया। तो ये डीजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया। और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स हमारे बने थे ना, ये जो प्रोडक्ट्स हमारे बने थे इसमें ये प्रोडक्ट्स बनने के बाद अब ये दूर जाएंगे, इससे दूर जाएंगे तभी तो यहाँ पर ए और बी दोबारा से आएंगे, जो रिएक्टेंट्स हैं वो तभी तो इसको अप्रोच करेंगे। प्रोडक्ट्स जब दूर चला जाएगा तो रिएक्टेंट दोबारा से अप्रोच करेंगे ताकि वो इस पर एड्जॉर्ब हो पाएँ, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में डिफ्यूज़न ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस, ठीक है। और इसलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा दूर दिखा दिया है, ये कैटलिस्ट और इससे दूर चले गए हमारे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ लास्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप, और ये जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है कैटलिसिस का, वो कंप्लीट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एक्चुअल जो मैकेनिज़्म है कैटलिसिस का, उसको बोला जाता है एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिसिस, जबकि हम पहले 2 बार अलग अलग थ्योरीज पढ़ चुके हैं। एक हमने इसी चैप्टर में की है जिसको हम एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिसिस कहते हैं,
और एक हमने चैप्टर 4 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में की थी, जहाँ हमने कैटलिस्ट का फंक्शन देखा था कि वो इंटरमीडिएट बनाकर रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। एंड दिस थ्योरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू थ्योरीज। ओके, सो वी कैन एक्सप्लेन थ्रू दिस थ्योरी दैट द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, आपने देखा कैटलिस्ट वैसे का वैसे हमें मिल गया है, केमिकली भी, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, और क्वांटिटेटिवली भी जितना आपने लिया था उतना का उतना अमाउंट उसका लास्ट में रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी है ना, इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि प्रोमोटर्स कैसे काम करते हैं और पॉइजन्स कैसे काम करते हैं, ये उसको एक्सप्लेन नहीं करता। प्रोमोटर और पॉइजन मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रोमोटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द या एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के फंक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देता है उसकी वर्किंग को। और पॉइजन क्या है, पॉइजन डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी है ऑल अबाउट एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है सॉलिड मेनली 2 पॉइंट्स हैं, 2 चीज़ें हैं जो सॉलिड कैटालिसिस के लिए हम पढ़ेंगे। एक है एक्टिविटी। अब जो कैटलिस्ट है ना, वो अच्छे से एक्ट तभी कर पाएगा, अपना एक्शन तभी कर पाएगा। हमने पढ़ा कि कैटालिसिस जो है स्टार्ट होता है एडजॉर्प्शन से, और एडजॉर्प्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स का रिलीज़ होना भी ज़रूरी है। अगर वो एडजॉर्प्शन इतना स्ट्रोंग हो गया सरफेस पर कैटलिस्ट की कि वो छूट ही ना पाए, प्रोडक्ट बन गया लेकिन वो छूट ही नहीं पाएगा वहाँ से, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो एडजॉर्प्शन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स उसमें से रिलीज़ ही ना हो पाएँ, अलग ही ना हो पाएँ। और दूसरा क्या है कि वो एडजॉर्प्शन इतना वीक भी नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन के लिए टाइम ही ना मिले, उससे पहले ही वो अलग हो जाए वापस। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत इसके अंदर इम्पोर्टेंस है कि एडजॉर्प्शन एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, द एडजॉर्प्शन शुड नॉट बी टू स्ट्रॉन्ग दैट रिएक्टेंट्स गेट फिक्स्ड टू द फ्री वैलेंसीज, कि वो फिक्स हो गए, अलग ही नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरे रिएक्टेंट्स को चांस ही नहीं मिलता है कि वो कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर रिएक्शन कर पाएँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ ऑल्सो द एडजॉर्प्शन स्ट्रेंथ शुड बी मच इनफ, इतनी होनी चाहिए वो कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो एक्टिव हो पाएँ और रिएक्ट कर पाएँ वो। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो आपको पता है 11th में आपने किया था कि वो काफ़ी अच्छे कैटलिस्ट हैं। दिस ईयर ऑल्सो यू विल लर्न अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट, मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं और उनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है ना फॉर हाइड्रोजिनेशन, तो मैं सिर्फ एक रिएक्शन की यहाँ पर बात कर रही हूँ, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। आपने हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि जब वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम ये कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप के हैं तीनों। निकल अलग अलग पीरियड के हैं। निकल जो है वो 4th पीरियड का है, प्लेटिनम 5th पीरियड का है और पैलेडियम 6th पीरियड का है। तो अलग अलग के हैं वो, लेकिन अभी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, मैं सेम पीरियड की बात कर रही हूँ। और वो पीरियड कौन सा मैं ले रही हूँ, यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ मैं 4th पीरियड। और 4th पीरियड के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना उनको 3D ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। ठीक है, और वो स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। लेकिन उनमें भी जो ग्रुप नंबर 5 से लेकर ग्रुप 11 तक जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो अच्छी एक्टिविटी शो करते हैं हाइड्रोजिनेशन के लिए, अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और जैसे जैसे हम ग्रुप 5 से ग्रुप 11 की तरफ मूव करते हैं तो कैटालिटिक एक्टिविटी उनकी इंक्रीज़ होती है। और मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी कौन दिखाता है, ग्रुप 7 to 9 ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज़ की बात कर रही हूँ मैं, आपको दोबारा बता दूँ 3D ट्रांजिशन सीरीज़ की बात कर रही हूँ मैं। और उसमें हाइड्रोजिनेशन के लिए जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, जब हम ग्रुप 5 से ग्रुप 11 की तरफ मूव करते हैं तो कैटालिटिक एक्टिविटी फॉर हाइड्रोजिनेशन इंक्रीजेस। और मैक्सिमम एक्टिविटी कौन शो करते हैं, ग्रुप 7 to 9 के एलिमेंट्स। और वो कौन से हैं, मैंगनीज,
आयरन एंड कोबाल्ट। ठीक है, ये हमने बात की एक्टिविटी के बारे में कैटलिस्ट की। अब हम बात करेंगे कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी के बारे में। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो कैटलिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं अपने रिएक्शंस के लिए, अपने एक्शन के लिए। वो ऐसा नहीं है कि आप सेम कैटलिस्ट को हर रिएक्शन के लिए यूज़ कर लो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा भी, दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनो आप इसको और समझो कि सेम कैटलिस्ट सभी रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं कर सकता, फर्स्ट थिंग इज दिस। और सेकंड क्या है कि अगर आप सेम रिएक्टेंट्स ले रहे हो लेकिन आप हर बार कैटलिस्ट अलग अलग ले रहे हो तो आपको प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट ही मिलेंगे। ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज़ हाईली सेलेक्टिव एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, एज ए कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ओनली अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड नॉट फॉर ऑल रिएक्शंस। कैटलिस्ट का एक्शन बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है क्योंकि एक कैटलिस्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, सभी रिएक्शंस को नहीं करेगा। एंड सेम कैटलिस्ट कैन नॉट बी यूज टू कैटलाइज ईच एंड एवरी रिएक्शन। ठीक है, तो इसका और दूसरा चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स ऑन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसका एग्जांपल ये मैंने आपको दिया है, आप देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर आप निकल लेते हो एज ए कैटलिस्ट तो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे मीथेन एंड वाटर। ठीक है, तो ये तो है फर्स्ट, अगर आपने निकल लिया है एज ए कैटलिस्ट। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट लेते हो कॉपर, अगर आप कॉपर ले रहे हो कैटलिस्ट तो आपको मिलेगा मिथेनल, दिस इज़ मिथेनल, सेम रिएक्टेंट्स हैं। और सिमिलरली एक थर्ड और पॉसिबिलिटी है इसकी, अगर आप कैटलिस्ट अब और भी चेंज कर देते हो, कॉपर एंड जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड ले लेते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा मिथेनॉल। तो आपने देखा 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, रिएक्टेंट सेम है बट ईच टाइम डिफरेंट कैटलिस्ट इज यूज्ड एंड सो वी विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि जो कैटलिस्ट हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव होती है, वो सेम कैटलिस्ट हर रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो था हमारा सॉलिड कैटलिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्या होते हैं, पहले आपको ये समझना जरूरी है। जियोलाइट्स क्या होते हैं? जियोलाइट्स आर द माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स with 3-dimensional network of silicates in which some silicon atoms are replaced by aluminium atoms। ठीक है, ये माइक्रोपोरस मतलब इनमें काफ़ी छोटे छोटे छेद होते हैं और ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं। सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिकेट्स होते हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है इनका। 3 डायमेंशन, जैसे आपने डायमंड का स्ट्रक्चर किया होगा ना, 3 डायमेंशनल होता है, उस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। अब एल्यूमिनो वर्ड कहाँ से आया इसमें? एल्यूमिनो वर्ड इसलिए ऐड हुआ क्योंकि जो सिलिकेट्स है ना, उनमें किसी किसी जगह पर सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आ जाता है, जिससे उसमें एक कहीं कहीं पर ये वाला फ्रेमवर्क भी आ जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन। ठीक है, मैं इसका आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी और उससे समझाऊंगी कि ये किस टाइप के होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, इसका जो डायग्राम है वो ये है। इसमें आप देखो, ये सिलिकेट्स का डायग्राम है। इसमें जो आपको ग्रे कलर दिखाई दे रहा है ना, वो है सिलिकॉन। ठीक है, और उसके 4 आपको, अगर आपको एक सेलेक्ट कर लो, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, इसमें ग्रे वाला सिलिकॉन है और जो रेड दिखाई दे रहे हैं आपको डॉट्स, वो है हाइड्रोजन, सॉरी वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब किसी किसी जगह से अगर सिलिकॉन को हटा दिया, मान लो ये वाला सिलिकॉन हटा दिया, इसकी जगह पर आ गया एल्यूमिनियम, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये एल्यूमिनियम, ग्रे वाला एल्यूमिनियम, फिर बीच में ये आ गया ऑक्सीजन और ये हमारा है सिलिकॉन। तो ऐसा फ्रेमवर्क बन जाएगा ना, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है ग्रे। ठीक है, तो ये हमारा ये जो बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन, कई जगह पर ऐसा ये फ्रेमवर्क हमारा बन जाता है। ठीक है, तो ये जियोलाइट का स्ट्रक्चर है और इसमें छोटे छोटे छेद हैं। ये तो काफ़ी बड़ा करके डायग्राम दिखाया हुआ है। ये जो छेद है ना, इनकी क्या खास बात होती है कि इन छेद के साइज़, जो ये पोर्स हैं, इनके साइज़ और शेप के बेस पर ये रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स इन रिएक्टेंट्स का साइज़
इनके जैसा होगा, पोर्स से रिजेंबल करता होगा, और जिनकी शेप इनसे रिजेंबल करती होगी वो यहाँ पर एड्जॉर्ब होंगे और ये तब उनकी रिएक्शन को कैटेलाइज कर पाएंगे। ठीक है, जिन रिएक्टेंट्स का साइज़ और शेप इनसे मिलता जुलता होगा, इनके शेप और साइज़ से, वो इसके ऊपर एड्जॉर्ब होंगे और तभी ये जियोलाइट, ये हमारा जियोलाइट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर किसी किसी जगह पर एल्युमिनियम आ जाएगा तो ये जियोलाइट उन रिएक्टेंट्स की रिएक्शन को कैटेलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा और जो हमारा रह रहा है वो कर लेते हैं। तो जियोलाइट्स जो हैं, मैंने आपको बता दिया जियोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस की। शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस क्या है, अब ये भी आपको मैंने बता चुकी हूँ, अभी बताया। द कैटेलिसिस विच डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर। ठीक है, शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस इसी को ही कहते हैं कि जिसमें कैटेलिस्ट तब होगा जब वो डिपेंड करता है पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटेलिस्ट के पोर के स्ट्रक्चर पर, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साइज और स्ट्रक्चर पर। ऐसे कैटेलिसिस को शेप सेलेक्टिव कैटेलिसिस कहते हैं। ठीक है, और जियोलाइट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो हनीकॉम्ब लाइक, हनीकॉम्ब मतलब जो मक्खी का जो छत्ता होता है उसके पोर्स होते हैं, उसके टाइप का इनका स्ट्रक्चर है, इसलिए काफ़ी अच्छे शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की तरह से फंक्शन करते हैं। ठीक है, सो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ जियोलाइट ऑल्सो डिपेंड अपॉन देयर पोर स्ट्रक्चर। इसलिए उन पर होने वाली रिएक्शन उनके पोर स्ट्रक्चर और साइज़ पर डिपेंड करती है, साथ ही साथ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साइज़ और शेप पर भी डिपेंड करती है। जियोलाइट्स नेचर में भी मिलते हैं, नेचुरल भी हैं ये, और इनको बनाया भी जाता है कैटेलिसिस रिएक्शंस के लिए। ठीक है, और इसका एग्जांपल एक मैं आपको बता देती हूँ। एग्जांपल है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, जहाँ पर पेट्रोलियम से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ना। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पेट्रोलियम से, ठीक है, पेट्रोल इज़ डिफरेंट थिंग एंड पेट्रोलियम इज़ डिफरेंट थिंग। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, एलपीजी, सीएनजी ये सब मिलते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वो है जहाँ पेट्रोलियम से ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एक जियोलाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जिसका नाम है ZSM5। एंड व्हाट इज़ मेंट बाय ZSM5? Z मीन्स जियोलाइट। वैसे आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ बच्चे थोड़ा डिटेल में करना चाहते हैं, उनके लिए बता रही हूँ। Z मीन्स जियोलाइट, S मीन्स सोकोनी, एंड M मीन्स मोबिल। ठीक है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय 5 मतलब पोर साइज से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये पोर साइज़ के अकॉर्डिंग 5, 10 कुछ भी हो सकता है। ये है ZSM का मीनिंग। और इसमें जो ज़्यादा यूज़ होता है ना पेट्रोकेमिकल में, उसमें आगे H भी लगा हुआ होता है। तो वो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा। तो जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होने वाला जियोलाइट है वो है ZSM5, जो अल्कोहल्स को गैसोलीन में कन्वर्ट करता है। और गैसोलीन क्या है? गैसोलीन इज़ सेम एज पेट्रोल, पेट्रोल का ही दूसरा नाम है गैसोलीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है रिएक्शन में, पहले डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल्स की, और उसके बाद जो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं, कई सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर मिल जाता है, और वही पेट्रोल है या गैसोलीन है। तो यही इतना ही है जियोलाइट के बारे में आपको, इसी को, बट जियोलाइट टॉपिक ऑफ जियोलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसलिए अच्छे से करना है।